आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चा हम लोग मिड टर्म के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 11th की केमिस्ट्री पेपर को। ठीक है, आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेक्शन ई को कवर करेंगे। मतलब आज हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान में रखना बेटा, 31st क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन और 33rd क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, 31, 32, 33 ये तीनों 5 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे और सबके साथ आपको यहाँ पर ऑप्शनल मिलेगा। आप दो में से कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और जैसा कि मैं हमेशा आपको क्लास में बताती हूँ कि आपके पास केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके पास होता है वो 3 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी भी बड़ा नहीं होता है। ठीक है, आपके पास 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, हमेशा स्प्लिट रहेगा। 1+1+3 के अंदर ये कन्वर्ट रहेगा, 2+2+1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इवन 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको 1+1+1 या फिर 2+1 में आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का आपके पास होगा ना, सिर्फ वही आपके पास बड़ा क्वेश्चन बनता है और 3 नंबर में बनता है। ठीक है, वरना हमेशा पार्ट्स में पूछता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, डिफाइन हुन्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो, हुन्स रूल बेटा आपके पास क्या कहता है। हुन्स रूल का मतलब होता है कि मान लिया आपके पास एक पी ऑर्बिटल का एग्जाम्पल है। 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के अंदर और ये कैसे हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल है। मतलब सेम एनर्जी लेवल पर आपके पास क्या है, ऑर्बिटल है। इसमें मान लिया आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। क्या करोगे आप लोग, पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तीनों ऑर्बिटल के अंदर और फोर्थ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग उसके बाद स्टार्ट करनी है। यही क्या कहता है, हुन्स रूल आपके पास कहता है। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल same subshell, yeah, either it can be P, D or F, does not take place does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each. That is the it is singly occupied. ठीक है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग आपके पास तब स्टार्ट होगी जब हर एक शेल के अंदर आप एक एक इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, उसके बाद आपके पास पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहता है, हुन्स रूल आपके पास कहता है। तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। पेपर में अगर आप जाओगे तो आपके पास हुन्स रूल है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और ओफबा प्रिंसिपल है। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, खासकर क्रोमियम और कॉपर की, क्योंकि ये दोनों आपके पास एक्सेप्शनल दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस हैं, ये आपको ज़रूर करके जाने हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर के अंदर। आगे देखो, 31st का सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछता है। ये आपके पास बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, इसने बोला है द वर्क फंक्शन फॉर द सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपको गिवन है, एच की वैल्यू आपके पास गिवन है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल आपके पास है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, वर्क फंक्शन गिवन है। अब देखो वर्क फंक्शन आपके पास क्या होगा, वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी जूल के इक्वल है, तो 1.9 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किस में आ जाएगा, जूल के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ बेसिकली आपको यहाँ पर निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे, आपके पास क्या होता है, W किसके इक्वल होता है, HC बाय लैम्डा के इक्वल होता है।
ठीक है, W कितना दिया है, लैम्डा निकालना है, लैम्डा को इधर ले जाओ, W को इधर ले जाओ, तो आपके पास क्या होगा, hc/W हो जाएगा। h की वैल्यू गिवन है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, c हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या करोगे, 3 इंटू 10⁸ आपके पास आ जाएगा। अपोन में क्या आएगा बेटा, आपके पास वर्क डन आएगा, मतलब 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपके पास आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, किस में आएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर जूल आपके पास है, तो सारी वैल्यूज आपके पास कट जाएंगी, यूनिट क्या बचेगी, मीटर आपके पास बचेगी। तो आपको इसको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपकी वैल्यू आंसर आपके पास कितना निकला है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, आप इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं एक बार, ठीक है, स्पेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास पूछता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर आपसे पूछा भी जाता है ये। देखिए आपके पास क्या है, h की वैल्यू आपको गिवन है, m की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। अब देखो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, और दोनों चीजों के बारे में बात कर रहा है, ये माइक्रो के लिए भी बात कर रहा है, आपके पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास क्या बोलता है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, m इंटू वी, मतलब m इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आपके पास डेल्टा x आ जाएगा, इंटू में डेल्टा v होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m आपके पास आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको जस्टिफाई करना था आपके पास कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ आपके पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इस चीज को आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो इधर देखिए, सबसे पहले आपके पास मैक्रोस्कोपिक है और माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक आपके पास क्या है बच्चा, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, जहां हम आपके पास एटम्स की बात करते हैं, जहां हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब होता है जो आपके पास विजिबल होती है, विजिबल टू नेक्ड आई होती है। ठीक है, वही आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, हम मान के चलते हैं जो भी पार्टिकल हमने लिया है मैक्रो के अंदर, उसका मास आपके पास मान लिया 1 मिलीग्राम है, मतलब 10⁻⁻6 किलोग्राम आपके पास है, ये हमने मान लिया। आप कोई और वैल्यू भी लेकर चल सकते हो। ठीक है, हमने क्या माना है, 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम आपके पास बेटा है, वो मास है किसी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, और उसके लिए हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो सारी वैल्यूज को पुट करो, डेल्टा x इंटू में डेल्टा v आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, h/4 पाई m के इक्वल होगा। मतलब h की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपके पास। अपोन में क्या आएगा आपके पास, 4 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू कितनी, 3.14 इंटू मास। अब देखो मास कितना है, आपने 10⁻⁻6 किलोग्राम है, 1 mg आपके पास है, तो इंटू में -6 आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, जो यूनिट बचेगी कितनी है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपके पास बचेगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको वैल्यू को सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसका आंसर आपके पास बेटा आएगा निकलकर 0.52 इंटू 10⁻⁻28। आप भी निकाल कर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा x इंटू डेल्टा v की वैल्यू, किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। अब आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए भी वैल्यू निकालनी है।
अब देखो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आपके पास फिर से फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम आपके पास। ठीक है बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच की वैल्यू लिखो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड अपॉन में 4 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14। अब देखो यहाँ पर मास की बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। अब मास की बात करेगा, ये आपके पास मास है, ठीक है। मास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मास बेसिकली आपके पास है। तो यहाँ पर मास की वैल्यू आपको क्या लेकर चलनी पड़ेगी, आपको लेकर चलनी पड़ेगी 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम आपके पास, ठीक है। सबको पता है। आपके पास मास नहीं पता है तो आप ध्यान में रखना, मास आपके पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स का 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम आपके पास होता है। यही वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है और आपको क्या करना है, फिर से सॉल्व करना है। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट होगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं आपकी वैल्यू आती है 0.57 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड वैल्यू आती है। ध्यान से देखिए ये वैल्यूज बेटा आपके पास है। माइक्रो के लिए वैल्यू कितनी है, 10 टू दी पावर माइनस 4 आपके पास है, और मैक्रो के लिए 10 टू दी पावर माइनस 28 है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू है। ठीक है, आप क्या कहोगे कि जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की जो वैल्यू आपके पास है, किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, वो क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। देखा ना, 10 टू दी पावर माइनस 28 क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आपके पास होती है। और इसी छोटी वैल्यू होने के कारण ये आपके पास इनसिग्निफिकेंट होता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। इसीलिए आप के लिए जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वैल्यू अच्छी देता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, तो वहीं पर हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। मतलब सिग्निफिकेंटली इसका जो यूज है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए रहेगा, ना कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेटा यही वैल्यूज को कैलकुलेट करके दिखाना था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए बहुत छोटी है और माइक्रो के लिए कंपैरेटिवली आपके पास बड़ी है। ठीक है, यही रीजन आपके पास होगा, यही आपको यहाँ पर करके दिखाना था। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, 31st क्वेश्चन हमारे पास। अब इसका जो ऑप्शन वाला पार्ट है हम उसको देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास पूछता है, रीजनिंग क्वेश्चन है बेसिकली। आपसे पूछता है बोर ऑर्बिट आर कॉल्ड द स्टेशनरी स्टेट्स। आपके पास बोर ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। देखो स्टेशनरी आपके पास कब मतलब किससे होता है, कांस्टेंट से आपके पास बेसिकली होता है। तो यहाँ पर रीजन भी आपको ऐसे ही लिखना था कि ड्यू टू कांस्टेंट एनर्जी आपके पास बोर ऑर्बिट बोर्स ऑर्बिट्स आर कोल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट आपके पास होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मूविंग क्रिकेट बॉल कैन नॉट हैव द वेव करेक्टर। आपको बताना है कि जो एक मूविंग क्रिकेट बॉल है जो मूव कर रही है उसका वेव करेक्टर नहीं होता, वो आपके पास किस रीजन से होता है, आपको उसको अकाउंट करना है। देखो बेटा, आपके पास जो मास होता है किसी भी क्रिकेट बॉल का, ये आपके पास मान लिया क्रिकेट बॉल है, ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो क्रिकेट बॉल। ठीक है, जो मास ऑफ क्रिकेट बॉल होता है वो नॉर्मली क्या कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब मान लिया कि 1 किलोग्राम की बॉल है आपके पास, ½ kg की है। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के कंपैरिजन में आप कंपैरिजन करोगे तो वैल्यू मास की क्या होती है, काफी ज्यादा आपके पास होती है। तो आप पहली बात क्या कहोगे कि मास आपके पास किसी भी क्रिकेट बॉल का क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसकी वेवलेंथ की बात करेंगे, आपके पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ और मास क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लैम्डा छोटा है तो इसका मतलब मास बड़ा है, मास बड़ा है तो मतलब लैम्डा क्या है, छोटा है। अगर आपके पास मास ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके पास बॉल है उसका वेव करेक्टर आपके पास नहीं होगा।
ठीक है, आप लिखोगे, आप आंसर को इसी तरह से लिखेंगे, कॉपी पेन निकाल के बैठो बेटा। ठीक है, आप इसको लिखेंगे, आपके पास द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज सिग्निफिकेंटली लार्ज, देयरफॉर इट्स वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू डिटेक्ट, देयरफॉर अ मूविंग बॉल कैन नॉट हैव द वेव करेक्टर। इस तरह से आपको क्या करना था, इसका आंसर लिखना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसको रब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या पूछता है। बी पार्ट आपके पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आपसे पूछता है, एन आयन विद द मास नंबर 56 कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको सिंबल बताना है, सिंबल क्या होगा। बेटा देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लेने हैं। मान लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, आपके पास x मान लो यहाँ पर कि वैल्यू कितनी है, x है। अब किसके लिए है, M3 पॉजिटिव के लिए है, इस आयन के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसने बोला है। तो आप लिखोगे लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द M3 पॉजिटिव आयन इक्वल टू x। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स x हो गए तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, x+3 हो जाएंगे, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, अब देखो आगे हमें न्यूट्रॉन्स की बात करनी है। अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूंगी, इसने क्या बोला है, 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन। कितने परसेंट है, 30.4%, मतलब एक्स के कंपैरिजन में इससे ज्यादा है। आपके पास क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, x+30.4/100 इंटू एक्स आ जाएगी। कैसे आई, दोबारा देखो, आपके पास क्वेश्चन के अंदर लिखा है 30.4% आपके पास मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा है आपके पास। तो 30.4% आपके पास कितना है, इतना है, ज्यादा है। तो टोटल अगर आप निकालोगे न्यूट्रॉन के लिए, वो क्या हो जाएंगे, x प्लस दिस आपके पास हो जाएगा। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, x है, तो टोटल न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, दिस प्लस में 30.4% जो आपने निकाला है वो। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने इतना काम कर लिया तो अब हमारा ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो, मास नंबर जो आपके पास होता है बेटा, कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास होते हैं और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मास नंबर आपको 56 दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो अभी अभी हमने निकाले हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो इक्वेशन 1 में देखो x+3 हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स इक्वेशन नंबर 2 से निकालो, x प्लस में 30.4/100 इंटू एक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, 56 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स आपके पास 2x हो जाएगा, प्लस में 3 प्लस 30.4/100 इंटू एक्स आपके पास हो जाएगा। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इजीली आप निकाल लोगे बेटा, कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू 23 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 आपके पास आएगी तो आप देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो, कितना बनेगा, x+3, मतलब 23+3 कितना बनेगा, 26 बनेगा। इसका मतलब जो सिंबल आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, आयरन 3 पॉजिटिव आपके पास बनेगा। ठीक है, क्योंकि आयरन का क्या होता है, 26, और 56 क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, और आपके लिए थोड़ा और इजी था बेटा, अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ भी रखा है, क्योंकि हम 40 एटॉमिक नंबर 40 तक हम ज़रूर याद करते हैं सभी एलिमेंट्स को। तो आयरन बहुत फेमस है, यहाँ पर मास नंबर 56 लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आपके पास आएगा वो आयरन ही आपके पास होगा। ठीक है, बाकी हमने जैसे कैलकुलेट करके निकाला है, आप निकाल सकते हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 31 को कंप्लीट कर लिया है। आपके पास ए और बी पार्ट को, एक पार्ट और बाकी है इसका, सी पार्ट, उसे भी देख लेते हैं। देखो, सी पार्ट में पूछता है विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताना है आपके पास इस कॉन्फ़िगरेशन से कौन सा एटम आपके पास इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखो आपके पास नियोन है, नियोन के बाद 3s2 3p3 किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है बेटा।
ठीक है, आप सीधा भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स किस में है, थर्ड वाली रो के अंदर है, ठीक है। और आपके पास P3 दिया गया है, P3 किसके अंदर आता है, नाइट्रोजन फैमिली से आता है। तो नाइट्रोजन से अगली फैमिली किस फैमिली में कौन आता है, फॉस्फोरस आता है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 3D1 4s2 आपके पास है। तो 3D1 मतलब डी, आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका पहला एलिमेंट बेसिकली है, कौन सा होता है, स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम। ठीक है, सिंबल क्या बनेगा बेटा, कैपिटल एस और स्मॉल सी आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोलता है, इसने बोला है गिव रीजन। रीजन आपको देना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस वो एज अ डाइमर एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है, क्यों करती है। देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपके पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो कि एक बहुत ही छोटा एलिमेंट है, इसके बीच में बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्ड कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और कैसे फोर्सेस होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में होती है। और इसी रीजन से ही जो आपके पास HF है वो क्या करता है, एज अ डाइमर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो आपको यहाँ पर रीजन पे लिखना था कि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द HF। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, इसने बोला है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। सबको पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब आपको यहाँ पर इसका रीजन देना है। ठीक है, अब देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड आपके पास होता है बेटा, इसमें ओवरलैपिंग है वो भी ज्यादा होती है। ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तभी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है ना। तो यही रीजन आपको लिखना था। आप यहाँ पर लिख सकते हो बिकॉज ऑफ एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर इन सिग्मा देन द पाई बॉन्ड। ठीक है, आप इस तरह से आंसर इसको लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज 107 आपके पास डिग्री। आपको एंगल बताना है, रीजन बताना है कि बॉन्ड एंगल जो आपके पास है NH3 के अंदर वो 107 आपके पास है। आपके पास किस तरह से है वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर इसको बॉन्ड एंगल को जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो किससे करते हैं, शेप से करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए पहले आप डायग्राम बना लो। NH3 ये आपके पास क्या होता है, NH3 बेसिकली होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास एक लोन पेयर है, ध्यान से देखो, ये लोन पेयर है, ये आपके पास बॉन्ड पेयर है। ठीक है, जब हम वेस्पर थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, तो इसके बीच में क्या बनेगा, रिपल्शन आपके पास बनेगी। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, रिपल्शन आपके पास बन रही है। और इसी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ही जो आपके पास बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, होना क्या चाहिए, नॉर्मल अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो 109 आपके पास 28 होना चाहिए, लेकिन इतना ना होकर इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 आपके पास होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन द बॉन्ड एंगल आपके पास डिक्रीजेस। ठीक है, कहाँ से कहाँ डिक्रीज होता है, 109.28 से 107 पर डिक्रीज होता है। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपकी वहीं से ही आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास, इसने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द शेप ऑफ SF3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शेप पक्का पेपर में पूछा जाएगा ड्रॉ करने के लिए आपसे। ठीक है, तो शेप सबको आनी चाहिए। अब इसने क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द शेप ऑफ SF3। बेसिकली आपको क्या करना है बेटा, SF6 का शेप यहाँ पर बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे आया। देखो SF6 आपके पास है।
ठीक है। अब देखो SF6 के अंदर अगर हम बात करेंगे, सल्फर की अगर हम एज अ सेंट्रल एटम आपके पास है, और अगर हम ग्राउंड स्टेट के अंदर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे आपके पास किस में जाएगा, 3p 3s और आपके पास 3d के अंदर। ठीक है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, d वाला खाली रहता है, उसमें क्या है 5 ऑर्बिटल है। तो आपके पास क्या होता है, 3s2 होता है और 3p4 होता है। तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल कर लिया। ठीक है, या आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया, डी वाला खाली है। लेकिन अगर मैंने एक्सल सल्फर का एक्साइटेड स्टेट में बात की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे काम करेंगे, आपके पास ये 3 आपके पास है, इधर आपके पास क्या है 5 है। तो क्या होगा, ये वाला आपके पास इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होकर डी में चला जाएगा, ये वाला भी आपके पास एक्साइट होकर यहाँ पर चला जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये वाला भी यहाँ चला गया, ये भी यहाँ चला गया। अब देखो कितना टोटल खाली हुआ है, एक यहाँ पर खाली है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर। तो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल बेसिकली खाली हैं ओवरलैपिंग के लिए। तो आपको क्या चाहिए, सल्फर के साथ 6 ही तो फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा इधर वाले के साथ, अगला फ्लोरीन यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो टोटल फ्लोरीन है, जो 6 फ्लोरीन है, वो किसके साथ ओवरलैप करते हैं, एक s के साथ करते हैं, 3 p के ऑर्बिटल के साथ करते हैं, 2 d के ऑर्बिटल के साथ करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, वो आपके पास बनेगी sp3d2। ठीक है, और अगर आप शेप निकालेंगे तो वो क्या बनेगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ठीक है, आप इसको लिखकर भी दिखा सकते हो, सल्फर है, ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप है, आप इसको इस तरह से लिखकर दिखा सकते हो, ऐसे बनाओ इसको। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ऑक्टाहेड्रल शेप है, ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, यही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। हो जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शेप आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में शेप ना पूछे। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला ए ऑप्शन के अंदर पूछता है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द NO3 नेगेटिव। बेटा ये बहुत फेमस है क्वेश्चन, और आप लोगों ने क्वेश्चन क्लास के अंदर प्रैक्टिस भी किया होगा। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से यहाँ पे बनाना है। ठीक है, आप इसको पूरा कर लो, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप पूरी की पूरी कर लो, 1 2 3, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल डालना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा नेगेटिव पार्ट वाला, आपके पास इधर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो पूरी कर दो। इधर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इधर पे O नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर दो। ठीक है, इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर दो, इधर भी 2 आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास AlCl3 है, Cl नेगेटिव है, AlCl4 आपके पास बन रहा है। तो देखो AlCl4 के अंदर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और आपको यही बताना था कि चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन एल्यूमिनियम का क्या है। तो पहले sp2 थी, बाद में क्या बन गया, sp3 बन गई। तो आप लिखोगे sp2 से sp3 आपके पास बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द NH3 इज हायर देन PH3। अब देखो ऐसा क्यों होता है, जब हम NH3 के अंदर बात करते हैं तो बेटा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन जो फॉस्फोरस PH3 है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको रीजन में यही देना था कि NH3 के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने में एनर्जी उतनी ही ज्यादा आपके पास लगेगी, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, उतना ही ज्यादा आपके पास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी मेंशन, गिव रीजन। आपको बताना है किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू आपके पास कम है। ठीक है, पहला आपसे पूछता है आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा है किसका कम। एक तो आपको LiF देता है, एक आपको ClF3 आपको यहाँ पर देता है।
ठीक है, हायर वैल्यू बतानी है, मतलब आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा है वो बताना है। बेटा किसका ज्यादा होता है? लिथियम फ्लोराइड का होता है। अब क्यों होता है? यहाँ पर देखो, लिथियम है और आयनिक करेक्टर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा आना चाहिए। अब लिथियम और फ्लोरीन के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास क्या है? बहुत ही ज्यादा आपके पास है। जबकि क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में क्या है? बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और आपके पास लिथियम है, ये हाईली पॉजिटिव आपके पास एलिमेंट होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा आएगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा तो आयनिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगला देखो, बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है, O2 का ज्यादा है या F2 का ज्यादा है। तो बेटा O2 का ज्यादा होता है, सबको पता है। देखो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पता है आपको, सिंगल बॉन्ड हमेशा बनाते हैं, मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। और O2 कैसे एग्जिस्ट करता है? O डबल बॉन्ड O करता है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 आपके पास है। तो आप क्या